हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ये सेट 10 है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। इसमें सारे जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, वो भी रीसेंट एग्ज़ाम्स के, लाइक 2026, 5 एंड 4। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। ओके, तो ये सारे कोर्सेज आपको ऐप पर अवेलेबल होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए। आपको ये सारे कोर्सेज ऐप पर दिखेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए खुद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम टू स्मेल अ रैट? इन एंग्री, टू स्मेल फोल, इन डेंजर, टू बी सस्पिशियस। तो ये जो है टू स्मेल अ रैट, ठीक है। अब यहाँ से देखना, रैट, स्मेल, ये थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव मीनिंग सा दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है टू बी सस्पिशियस। किसी चीज़ पर शक होना या कुछ मतलब गड़बड़ लगना किसी चीज़ में। ठीक है, जैसे हम लेते हैं वर्ड स्मेल। स्मेल हो गया कोई चीज़ सेंस करना। ठीक है, सेंस करना या महसूस करना किसी चीज़ को। एंड रैट को आप ले लो कि कुछ गलत है। ठीक है, तो ये आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, टू बी सस्पिशियस, मतलब किसी चीज़ पर शक होना या कुछ गड़बड़ लगना। जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस भी फ्रेम करो साथ साथ में। ही सेड ही वॉज सिक, उसने कहा कि वो बीमार है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बट आई स्मेल अ रैट। ठीक है, ईडियम्स पर आपको सेंटेंस भी फ्रेम करने चाहिए, उससे आपको मतलब ये जो चीज़ें हैं ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहती हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिनाइन? तो बिनाइन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर आएगा, बिनाइन होता है फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। ठीक है, और क्या क्या हम इसके सिनोनिम ले सकते हैं? सिनोनिम क्या हुआ? ऐसे सिनोनिम, ऐसे सिमिलर मीनिंग। एंटोनिम हो गया अपोजिट। तो बिनाइन का हम और क्या ले सकते हैं? काइंड, जेंटल, हार्मलेस, फ्रेंडली नेचर वाला। ठीक है, फ्रेंडली। जैसे हम इस पे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, द ट्यूमर इज बिनाइन। बिनाइन ट्यूमर जो है वो हार्मलेस रहते हैं। ठीक है, और सेंटेंस क्या होगा? ही हैज़ अ बिनाइन पर्सनैलिटी। बिनाइन पर्सनैलिटी मतलब यहाँ पर बिनाइन किस तरह से यूज हुआ है? यहाँ बिनाइन हुआ हार्मलेस, यहाँ पर बिनाइन पर्सनैलिटी क्या हुआ? फ्रेंडली पर्सनैलिटी। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज वेयरिंग अ फेडेड ग्रीन टी शर्ट। तो टी शर्ट, ये जो वर्ड है ना, टी शर्ट, ये एक कंपाउंड वर्ड है। ओके, ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है। तो जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, उनमें हमेशा हाइफन आता है। ठीक है, बिटवीन टी शर्ट हम यूज करेंगे हाइफन। तो हाइफन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए, कॉमा किस लिए होता है? सेपरेशन के लिए होता है, ये सेपरेट करता है आइटम्स को। और कॉलन जो है ना, ये इंट्रोडक्शन के लिए होता है, कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करता है ये, या कोई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसल इट ओइंग डैश द बैड वेदर ऑन, अबाउट, ऑफ या टू। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होगी? ओइंग के साथ क्या यूज़ होता है? टू। इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फिक्स्ड है ये। ठीक है, अब ये फिक्स तो है,
विच ऑलवेज टेक टू, ओइंग के साथ टू ही लगेगा। जैसे यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप भी एग्जाम्पल कोई बता सकते हो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे द मैच वॉज कैंसल्ड, क्यों हुआ, ओइंग टू रेन, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, इसका मतलब बना यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे ओइंग के साथ टू लगता है, ड्यू के साथ टू लगता है, और बिकॉज के साथ क्या लगता है, ऑफ। ठीक है, ये याद रखने हैं। ऑन क्या होता है, ऑन लगता है कोई चीज़ ऊपर पड़ी है। अबाउट जब हम कोई डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ हो गया बंद। टू इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही टोल्ड मी हिज एड्रेस डैश, आई रोट डाउन इन अ नोटबुक। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें पता है व्हेन किस लिए यूज़ होता है, व्हेन होता है टाइम के लिए, टाइम की बात तो नहीं है। वेयर होता है प्लेस के लिए, प्लेस की भी बात नहीं है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसकी बात नहीं है। विच आंसर है, विच। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, बट यहाँ पे मैं ना कोई एक चीज़ है जो मैंने बतानी थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा डाला है। विच किस लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए। ठीक है, मोस्टली नॉन लिविंग। हु होता है यूज्ड फॉर पीपल लिविंग के लिए, और दैट जो है ये दोनों के लिए यूज होता है, फॉर बोथ। ठीक है, तो विच इज यूज टू रेफर टू थिंग्स नॉन लिविंग नाउन। तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो क्या है, एड्रेस इज अ थिंग, नॉन लिविंग है, तो हम विच यूज करेंगे। पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम। क्लॉजेस की टाइप्स बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन कौन सी होती हैं और कौन सी क्या होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और क्लॉज की डेफिनेशन बता सकते हैं आप। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये क्लॉज की बात कर ली, हमारे पास रहता है मेन क्लॉज, और कौन सा रहता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट है खुद में। और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में मोस्टली इफ़ लगा होता है, वेदर लगा होता है, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें दिखें जहाँ पर, तो मतलब वो सबऑर्डिनेट है। अब यहाँ वेदर दिख रहा है ना बी में, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये खुद में इंडिपेंडेंट हो भी नहीं सकता, इसको एक सेंटेंस चाहिए ही चाहिए डिपेंड होने के लिए। ठीक है, given below an idiom phrase, which of the four alternatives convey the most appropriate meaning a banana republic। तो रिपब्लिक से कुछ ना कुछ कंट्री का कुछ ना कुछ आ रहा है, बट कंट्री तो हमें हर जगह दी है अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं, बट यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बनाना रिपब्लिक होता है एक छोटी सी कंट्री, एक पुअर कंट्री जिसका वीक और अनस्टेबल गवर्नमेंट हो। ठीक है, जो ऑफन कंट्रोल की जाती है करप्शन से, या फिर कोई फॉरेन पावर उसको रूल करती है। ठीक है, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की बहुत ही ख़राब होती है उसकी। ठीक है, तो बनाना रिपब्लिक क्या हुआ, स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट। एक फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक स्मॉल और पुअर कंट्री है, विद अ वीक और अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ऑफन कंट्रोल बाय करप्शन और फॉरेन पावर्स, इट ऑफर रेफर्स टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो और कौन से ईडियम्स हैं जो आते हैं बहुत ज़्यादा। एक ईडियम मैं दे रही हूँ, आप उसका मतलब ना कमेंट सेक्शन में बताना, स्टील द शो। इसका मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ये बहुत बार आया हुआ है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है ये ईडियम एग्जाम में। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एक है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। तो वो कौन होता है, ठीक है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है। ठीक है, ये रूट वर्ड से भी डिराइव है ये वर्ड, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसका क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद क्लॉज जो है ना, क्लॉज की जो टाइप है वो बताओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं एक सेंटेंस देती हूँ, आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज
यहाँ पर आपको क्लॉज की जो है वो टाइप बतानी है, यानी कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या मेन क्लॉज है। ठीक है। Given below an idiom phrase, which of the four alternative convey the most appropriate meaning? A cock and bull story. कॉक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब होता है? एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनिएटेड, वेरी इरेशनल एंड इविल, अनइंटरेस्टिंग एंड अनइमेजिनेटिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठता है? कॉक एंड बुल होता है मनगढ़ंत कहानी, अ फॉल्स स्टोरी, जिसको हम बिलीव ना कर पाए, समथिंग हार्ड टू बिलीव। इस पे आप सेंटेंस फ्रेम करो तब तक कमेंट सेक्शन में, समथिंग हार्ड टू बिलीव, जिसको हम बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एक्सैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, या खुद से ही बनाया गया, मेड अप। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। एक ना एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है जो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है पेपर्स में, वो मैं यहाँ पर ना मेंशन कर देती हूँ। वो हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी आपको वो दिखेगा वहाँ पर टू ही आएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको दिखे वो, वहाँ पर टू ही आता है। वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन है, जैसे होता है शी इज़ सीनियर देन मी, तो यहाँ पर ये एरर है, ये गलत है, देन नहीं आता। सीनियर हो, इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, कुछ भी हो, इसके साथ टू आता है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, टू आता है इसके साथ हमेशा। ठीक है, ये रूल है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट preposition. शी स्टूड डैश द विंडो, लॉस्ट इन थॉट डैश हर फ्यूचर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर। तो पहले में क्या आएगा ब्लैंक में, और दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा? यहाँ पर जब भी किसी चीज़ के क्लोज होने की बात होती है ना, पास होने की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई प्लेस है, मतलब पास वाला, नियर वाला, तो उसके साथ आता है बाय, बाय प्लेस नियर। जैसे फॉर एग्जांपल बाय द विंडो, ठीक है, और आ सकता है बाय द डोर, मतलब पास में, क्लोज, तो यहाँ पे आएगा बाय। अब देखो बाय इसमें है, इसमें है, तो यानी बी और डी तो गलत है, एलिमिनेशन मेथड लग गया, बट यहाँ पे दो है। अगर एक ही होता ना बाय वाला तो वही आंसर होता, बट यहाँ दो है, तो आगे भी देखेंगे। ठीक है, आगे क्या आएगा? जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम लगाते हैं थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, या थिंक अबाउट हम कहते हैं थिंक अबाउट फ्यूचर, वरी अबाउट एग्जाम्स, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा अबाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं अबाउट के बारे में और क्या क्या आप मतलब कि लगा सकते हैं कि अबाउट में और क्या क्या आ सकता है। तीन चीज़ें मैंने बताई ना, इसको आप साइड पर ना जब भी आप ऑप्शंस लिखते हो तो ये नोट भी किया करो साथ साथ में ना। यहाँ पर है थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, फिर आता है थिंक अबाउट फ्यूचर, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो अबाउट आता है वहाँ पर, और वरी अबाउट एग्जाम्स। ठीक है, fill in the blank with appropriate preposition. The team worked tirelessly dash the guidance of their coach to improve their performance dash the challenging season। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा गाइडेंस के साथ अंडर आता है। ठीक है, तो अंडर वाले दो ही हैं, ए और डी हो गया क्रॉस, अंडर द गाइडेंस ऑफ होता है, मतलब वर्किंग विद, सपोर्ट, सुपरविजन ऑफ समवन, किसी की सुपरविजन होना। ठीक है, उसके बाद ये एक फिक्स फ्रेज है, और डैश द चैलेंजिंग रीज सीजन, तो ड्यूरिंग आएगा, मतलब इन द पीरियड ऑफ, इन द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
Change the following sentence from active voice to passive voice. They are organizing a farewell party next week. तो active को हम यहाँ पे देखो ये कौन सा है, present है, तो इसका passive का structure बना लो. passive का structure क्या होगा, is, am, are, being, continuous में being और verb की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट होगा लास्ट में. तो यहाँ पर क्या आएगा, फेयरवेल पार्टी इज लगा दिया, बीइंग कॉन्टिन्यूस है, थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड है बाय देम नेक्स्ट वीक, सब्जेक्ट आ गया. ठीक है, ये था ना स्टार्टिंग में, ये देखो एंड में लग गया. ये रूल, ये स्ट्रक्चर आपने लिखना है और इस स्ट्रक्चर में आपने फिट करना है सेंटेंस को, जो फिट हो जाएगा प्रॉपर्ली वही आंसर होगा आपका. ओके. Identify the subordinate clause. Although I was not up for a movie, I watched Avatar in hall number 5 with my friend. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो खुद में कंप्लीट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है. ठीक है, डिपेंड करता है और उसमें मोस्टली इफ़, वेदर, ऑल दो, ये वर्ड्स आपको जहाँ भी दिख जाएं तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो दर्शाते हैं. तो यहाँ पर आएगा सी, ऑल्दो आई वॉज नॉट अप फॉर अ मूवी. तो यहाँ पे ये आ गया सब्जेक्ट के साथ वर्ब. ओके. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अम्ब्रेज. तो अम्ब्रेज क्या होता है, ऑफेंस. ठीक है, या एनॉयंस, किसी को परेशान करना, एनॉयंस. ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने सिमिलर मीनिंग देखना है. सिमिलर मीनिंग है इसका रिजेंटमेंट. कामनेस हो गया शांत. ठीक है, प्लेजर भी हो गया हैप्पीनेस. एक्लेम होता है क्या, किसी की प्रेज करना, तारीफ करना. तो रिजेंटमेंट जो है एनॉयंस होती है, इसका ये सिमिलर मीनिंग है. मुझे बताना कि रिजेंटमेंट के सिनोनिम्स बताओ और एक्लेम के भी सिनोनिम बताओ. तीन तीन इनके सिनोनिम और तीन तीन इनके एंटोनियम. ओके. मीनिंग ऑफ द ईडियम, स्टील अ मार्च ऑन. स्टील अ मार्च ऑन, मार्च होता है प्रोग्रेस करना, हम मार्च फॉरवर्ड करते हैं. कोई जैसे रैली चल रही है वो मार्च कर रही है तो मतलब चल रही है ना, मूव अहेड हो रही है, प्रोग्रेस में है. ठीक है, तो स्टील अ मार्च ऑन क्या होगा, टू अचीव एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स. यानी कि इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, या फिर इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव अहेड. तो बहुत सारे ईडियम्स हैं जो मैंने काफ़ी बार देखे हैं, जो बार बार आ रहे हैं एग्जाम्स में, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उनके आंसर आप बताना. टू बरी, BURY, बरी द हैचेट. इसके मीनिंग्स आप बताना. ठीक है, और ये लिख भी लेना क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं. टू हिट द नेल ऑन द हेड. देन टू बरी, टू बर्न ब्रिजेस, टू कट कॉर्नर्स. ठीक है. मीनिंग ऑफ द इडियम, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट. ये पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं, डायरेक्ट चैलेंज देना किसी को. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू रिट्रीट फ्रॉम अ पब्लिक स्टांस, नहीं. टू सीक कॉम्प्रोमाइज, नहीं. टू एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लीक करनी किसी की, नहीं. टू इशू अ डायरेक्ट चैलेंज, यस. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. तो थ्रो द गॉन्टलेट होता है कोई डायरेक्ट चैलेंज, टू इशू अ डायरेक्ट चैलेंज, किसी को चैलेंज देना. ठीक है, तो ये मोस्टली पॉलिटिक्स वाले लोग करते हैं. यहाँ पर क्या आएगा, प्रेपोजिशन फिट होगी, कौन सी होगी बताओ. द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्ट डैश द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल एंड प्रोसीड डैश द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स. तो क्या होगा, एक्ट के साथ क्या आता है, ऑन आता है, और फिर होती है कोई सजेशन या होता है रिकमेंडेशन. ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या है, एक्ट के साथ लगता है या एक्ट ऑन.
सजेशन। तो रूल नंबर 2, प्रोसीड के साथ क्या लगता है? विद। क्यों? कोई चीज हमने कंटिन्यू की या कोई चीज हमने स्टार्ट की, तो यहां पर क्या होगा आंसर? ऑन और विद। एक्ट ऑन सजेशन रिकमेंडेशन, कोई हम एक्ट करते हैं किसी एडवाइस पे, हम एक्ट करते हैं किसी सजेशन पे। रूल नंबर 2 हो गया प्रोसीड विद कंटिन्यू, या मतलब किसी चीज़ के साथ हमने कंटिन्यू रखा, अब स्टार्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। डू द वर्क एट वंस। तो पहले तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ऑब्जेक्ट जो है क्या आएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा द वर्क। वर्ब क्या होगा? डन। क्यों? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है किसकी? डू की। तो यहाँ पर आप लगा लो लेट। ऑब्जेक्ट क्या था? द वर्क। लेट द वर्क। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भरते जाओ ना। बी डन एट वंस। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। लेट द वर्क बी डन एट वंस। ठीक है, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, द वर्क आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डन एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम कंप्लीट करते हैं इसको। चेंज पैसिव टू एक्टिव। पहले हम एक्टिव को पैसिव में कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पैसिव को एक्टिव में करना है। द रूम कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय शिल्पा। तो फर्स्टली ये है कौन सा है? मतलब हैव बीन फॉरगॉटन कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। किसका? ये टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? रूल क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव को हम एक्टिव में कैसे करेंगे? एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? एक तो होगा हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बताइए किस में फिट होगा? शिल्पा। शिल्पा जो है सिंगुलर है, हैज़ आया, थर्ड फॉर्म आई द रूम कीज, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। शिल्पा हैज़ फॉरगॉटन द रूम कीज। थर्ड फॉर्म लगी है सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का हमने एक्टिव फॉर्म लगाया है यहाँ पे। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो स्ट्रक्चर को फिट करना है ऑप्शंस में, जहाँ पर फिट होता है वही आपका आंसर होगा। चूज द अप्रोप्रिएट वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। महेश वॉज रीडिंग द गीता। तो यहाँ पर हमने वॉइस पहचाननी है कौन सी है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे चेंज करेंगे? महेश इज़ रीडिंग द गीता, द गीता वॉज बीइंग रेड बाय महेश। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रूल लगेगा वॉज, वर, बीइंग और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर्स आप याद रखना ना, तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। गीता वॉज आएगा सिंगुलर, बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड आ गई, बाय महेश। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक। आई एम टायर्ड, आई डैश टू बेड नाउ। ठीक है, ये बेड है। आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताते जाओ क्या आंसर है। कैसे हम इसको चेक करेंगे, कैसे इसको करना है? एम लगा ना, तो क्या आएगा? यहाँ भी एम गोइंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेस्ट है। गॉन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल नीड्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, लाइक हैव, हैज़, हैड। दूसरा गोज़ क्यों नहीं आया? क्योंकि गोज़ आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। आई के साथ गोज़ नहीं आता कभी भी, ठीक है। इस गो तो आएगा ही नहीं है, तो है ही नहीं, गलत है। तो आई एम गोइंग इज द आंसर हियर। आपने ये भी देखना है कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑल बुक्स डैश नीटली इन दी लाइब्रेरी, इसका जो आंसर है आप बताइए कि क्या आएगा। वर ऑर्गेनाइज्ड, विल बी ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑर्गेनाइज्ड या हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आएगा। बुक्स, बुक्स की बात कर रहे हैं ना, तो बुक्स क्या है पहले बताओ। बुक्स सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल है। प्लस क्या है? नॉन लिविंग है। तो जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? वो प्लूरल फॉर्म आएगी ना, वर्ब प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो विल बी ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है? क्योंकि एक्टिव प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, जो गलत होगा। इज ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ग्रामर एरर है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, बुक्स के साथ हैज़ नहीं आ सकता ना, बुक्स प्लूरल है तो हैव होता, ठीक है। तो ये भी गलत है, इज भी गलत है। तो यहाँ पर आएगा वर ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। वर ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर फिट बैठता है। तो यहाँ पर आज का जो है सेट 10 ख़त्म हुआ है। आपको जो है स्कोर अपना आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और जितने भी कोर्सेज आपको स्टार्टिंग में दिखे थे, अगर आप उनको अवेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर, वो ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आप जाना, लिंक पर क्लिक करना, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हम यहीं ख़त्म करते हैं। और मोस्टली एक चीज़ जो मैंने बतानी है कि इंग्लिश जो है ना JKSSB में मोस्टली जो 80 to 90% चीज़ें कवर अप होती हैं ना, वो इन टॉपिक से कवर अप होती हैं। ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना है। एक हो गए टेंसेस, दूसरा आ गया एक्टिव पैसिव, तीसरा आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको नरेशन भी कहते हैं। क्लॉज पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, आइडेंटिफाई करना क्लॉज को, या फिर पूछा जाता है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आता ही आता है। और इसमें मोस्टली ना एक रूल है, आइदर और नाइदर नॉर वाला, जिसमें क्या देखा जाता है कि क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है वर्ब, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आता है तो 90% यही रूल होता है मोस्टली पेपर्स में, कि आइदर और नाइदर नॉर। तो इसमें क्या रहता है कि हमने देखना है कि जो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक के साथ वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब फिट होगा, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। दूसरा वो कैब में आपने याद रखना है, अगर आप नॉर्मल लुइस की बुक करते हो उसमें आपको रूट वर्ड्स कवर हो जाएंगे, रूट वर्ड हो जाएंगे तो एंटोनियम हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। दूसरा आपको एडियम फ्रेजेस याद करने हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लर्न करनी है, फ्रेजल वर्ब लर्न करने हैं। तो आपका वो कैब जो है ना यहाँ पे ही आपका 70% कवर अप हो जाएगा अगर आप इतना ही कर लेते हो। फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, देन ये, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस जो है ना, एक तो सिंपल है, एक विद आर्टिकल विदाउट आर्टिकल वाले भी हैं, तो वो आपको आर्टिकल्स में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये इतना भी पोर्शन अगर आप कवर करते हो तो आपका जो है आई थिंक 85% इंग्लिश कवर हो जाएगी मैक्सिमम यहीं से, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन कुछ पेपर्स में आता है कुछ में नहीं आता, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और यहाँ पर एक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आते ही आते हैं, ठीक है। और एरर मोस्टली जो आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही आता है, वो यही टॉपिक होता है एरर में, ठीक है। एंटोनियम, सिनोनिम, देन आपके आगे यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन
आर्टिकल्स, विद आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल, ये सारा यहाँ पे कवर अप करना। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर मेंशन करना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे वाले।